मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज है टैक्स स्पेशल एपिसोड। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। टैक्स प्लानिंग के लिए इस फाइनेंशियल ईयर का आधा समय तो खत्म हो चुका है, अब बचा है नेचुरली केवल आधा वक्त। देखिए, टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए तसल्ली से, इत्मीनान से इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए, वरना होगा ये कि अंतिम समय में आप जल्दबाजी में, आनन फानन में कहीं पर भी टैक्स बचाने के लिए पैसे डाल देंगे, निवेश की शुरुआत कर देंगे। लेकिन अगर अब भी शुरुआत नहीं की है तो अब कर दीजिए। आज के शो में हम आपके टैक्स से जुड़ी हर उलझन को दूर करेंगे और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है। हमारे साथ हैं प्रीति खुराना, चीफ एडिटर क्लियर टैक्स। प्रीति, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज के इस एपिसोड में हमें लोग एक्चुअली पूछते रहते हैं कि आप टैक्स के इतने सारे शो करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि टैक्स कैसे बचाएं, टैक्स बचाएं, कैसे बचाएं, लेकिन हम तो कहते हैं कि आप टैक्स प्लानिंग की शुरुआत तो कीजिए टाइम पर। आप मुझे थोड़ा सा अगर बता पाएं, कितने लोग एक्चुअली टाइम पर टैक्स प्लानिंग करते हैं? राइट ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जगते हैं, स्पेशली सैलरीड जो होते हैं, वेट करते हैं कि कब एम्प्लॉयर जो है प्रूफ्स मांगेगा, कब प्रूफ सबमिट करने होंगे, और जनवरी फरवरी में जाकर के वो सोचते हैं कि अब एटीसी में कहाँ निवेश करें, अब पैसे नहीं हैं, ईएलएसएस में डालें, कहाँ डालें, तो या एचआरए अगर क्लेम करना है तो उसकी रेंट रिसीट्स टाइमली कलेक्ट नहीं हुई हैं। तो बहुत काफ़ी प्रतिशत लोग होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे ये सब एक्टिविटी करते हैं, और एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसकी प्लानिंग आपको अप्रैल में ही शुरू कर देनी चाहिए। तो अब अप्रैल तो जा चुका है, बट अभी भी सही वक्त है कि अब फेस्टिव सीजन आने वाला है तो खर्चे बढ़ेंगे, तो टाइम से जो है इसकी एलोकेशन शुरू करिए कि टैक्स क्या क्लेम करना है, कौन सी डिडक्शन लेनी है, और उसके लिए पैसा जो है कहां से आप उसको लाने वाले हैं। और अलग अलग तरीके खोज निकालने की कोशिश करते हैं लोग कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर मैं टैक्स सेव कर दूं। लेकिन हाँ, जो आपने प्रीति बोला कि आधा समय निकल गया, आधा समय बाकी है, तो अभी से शुरुआत कर लीजिए। ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट पर आप परेशान हो जाए, अरे अब टैक्स कहां पर बचाएं। तो क्या क्या तरीके हैं टैक्स बचाने के? हम तो इस पर आमतौर पर चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की समझ के लिए बार बार बताना, उनको फिर से समझाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ख़ास तौर पर जो कुछ अलाउंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले प्रीति, एचआरए की आपने बात कही, और हमें रिम्बर्समेंट, टेलीफोन रिम्बर्समेंट से अलाउंसेस मिलते हैं, तो ऐसे कैसे तरीकों से हम टैक्स बचा सकते हैं? तो अलाउंसेस जैसे आपने बताया, एचआरए वगैरह, और ये मोस्ट कॉमनली क्लेम्ड है। एचआरए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बाद रीइंबर्समेंट है। तो इस साल मेडिकल एक्सपेंसेस तो रीइंबर्स नहीं होने वाले हैं, लॉ जो है चेंज हो गया है। तो अब आप टेलीफोन एक्सपेंसेस अगर आपका एम्प्लॉयर देता है, या जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो आपको अलाउ करता है क्लेम करने को, तो उसके बिल इकट्ठे कर लीजिए। एचआरए जैसे मैंने कहा मोस्ट पॉपुलर है, और उसके बाद आता है एटीसी जिसमें 1.5 लाख तक की लिमिट है, और ये भी एक बहुत पॉपुलर डिडक्शन है जो सभी लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट अवे इससे आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो जाती है। तो एटीसी, और उसके बाद मैं कहूंगी एटीडी जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस आता है, वो भी अब काफी लोग हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रीमियम पे करते हैं, तो उसका रिडक्शन भी काफी पॉपुलर है। और पर्सनल जो एक्सपेंस है प्रीति, जैसे कि ट्यूशन फीस, आपने हेल्थ इंश्योरेंस बोला, लाइफ इंश्योरेंस बोला, और इनफैक्ट एजुकेशन लोन और होम लोन पर भी टैक्स छूट के कई तरीके हैं जो कि लोग अपना सकते हैं। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है जिससे आपका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसकी ईएमआई पे करते हैं, उस पर जो ब्याज है उस पर डिडक्शन क्लेम किया जाता है। अगर एजुकेशन लोन लिया है अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, तो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। ये एक पॉपुलर तरीका है, और 80E में जो है कोई लिमिट भी नहीं है। अगर आपने लोन लिया हुआ है एजुकेशन लोन, तो उसका जो ब्याज आप रिपे कर रहे हैं वो जितना भी हो वो आप क्लेम कर सकते हैं अपनी रिटर्न में। तो ये भी एक पॉपुलर तरीका है। तो इस बार बजट में प्रीति, एक तो मेडिकल अलाउंस को खत्म कर दिया, एलटीए को भी खत्म किया है। नहीं, एलटीए अभी भी अवेलेबल है, बट जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता था उसको हटा दिया गया है। तो जो एक फिक्स्ड अमाउंट पे मिलता था, साल भर का लगभग 19,200 रुपए बनता था, तो वो चला गया है, और 15,000 की मेडिकल रीइंबर्समेंट अब नहीं है। बट इसकी जगह जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक सैलरीड को मिलेगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसके लिए कोई बिल चाहिए या कोई क्लेम डालना होगा। ये सभी को, जितने लोग सैलरी 40,000
बिल्कुल सही। तो मतलब आपकी जो सैलरी का 40,000 रुपए बिल्कुल अलग रख दिया और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल। ये इनफैक्ट कुछ सालों पहले था, जिसको एक बार फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे फायदा देखती हैं आप? देखिए, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। बहुत साल पहले जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता था और इसको री इंट्रोड्यूस किया है। बट अगर आप नेट इम्पैक्ट देखें तो ज्यादा कुछ नहीं है। एम्प्लॉयर्स के लिए बेटर है कि अब उनको प्रूफ, मेडिकल रीइंबर्समेंट के प्रूफ नहीं संभाल करके रखने होंगे, बिल नहीं मांगने होंगे, तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ है। बट टोटल अगर टैक्स आउटगो देखें हम तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आप नहीं देखते हैं। अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां पर लोग एक्चुअली अपने पैसे डालना चाहते हैं फॉर द टैक्स सेविंग पर्पस। अब ये हमने बोला, आपसे बात की कि हाँ कहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप पैसे डालें कहाँ से जिससे कि डिडक्शन मिले। बहुत ही अब पॉपुलर होती जा रही है एक स्कीम, वो है ELSS, बिल्कुल, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। कितना पॉपुलर अब और हो रहा है इन टर्म्स की लोग अब ELSS में टैक्स सेविंग के पर्पस से अपने पैसे डालें? बिल्कुल। तो स्वाति, एक्चुअली अगर आप देखें तो ELSS 80C में एलिजिबल है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए है। और ELSS जैसे आपने कहा बहुत पॉपुलर हो रहा है। स्पेशली डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारे लोग जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ गए हैं और टैक्स बेनिफिट भी है और आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, इक्विटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी टैक्स सेविंग करने का। स्पेशली अगर आप यंग हैं, मतलब मैं कहूंगी अगर 25 से 35 साल के बीच में हैं, तो ELSS एक एक्सीलेंट तरीका है टैक्स सेविंग का। आप जो है सिप कर सकते हैं, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं और कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है। हालांकि 1.5 लाख तक सीमित है डिडक्शन, बट आप जितना चाहें ELSS में डाल सकते हैं। आपका लॉक इन रहेगा 3 साल का और ये सारा पैसा जो है इक्विटी मार्केट्स में निवेश होगा, जिसमें मैं कहूंगी चाहे 3 साल का लॉक इन है, बट 5 से 7 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहें तो ये बहुत अच्छा तरीका है टैक्स सेविंग का और अपनी वेल्थ बढ़ाने का। और जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि कितना समय रह गया है, तो अब अक्टूबर आने वाला है और आप चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिए कि टोटल मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा टैक्स सेविंग के लिए, ATC के लिए, और उसको मंथली जो है सिप करवा दीजिए मार्च तक का, तो आपको जो है उसका बर्डन भी फील नहीं होगा। और मतलब एज मिनिमम एज 500 रुपीज, बिल्कुल, उससे शुरुआत हम कर सकते हैं और इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा भी नहीं है। बिल्कुल, मतलब सही कहा आपने। बिल्कुल। और ये तो ELSS एक बेहतरीन तरीका है। और अब हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल उसकी तरफ जाए, वो प्रोविडेंट फंड में लोग पैसे डाल देते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर है। तो ये भी एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, ब्याज दरें बढ़ी हैं, तो अब थोड़ा लोग और भी ज्यादा इंकरेज होंगे इसमें टैक्स सेविंग पर्पस के तौर पर पैसे निवेश करने में। बिल्कुल। तो इसमें ATC में अगर आप देखो EPF एलिजिबल है, जो एम्प्लॉयर काटता है आपके PF की तरफ, और दूसरा जैसे आपने कहा PPF या स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे NSC, तो ये दोनों ही एलिजिबल हैं इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये उनके लिए है जो रिस्क एवर्स हैं, जो इक्विटी मार्केट्स का रिस्क नहीं उठाना चाहते। बट मैं कहूंगी कि PPF एक बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, इसके ब्याज दर भी बढ़ गए हैं, तो आप जरूर अपना जो थोड़ा सा वेल्थ है वो इसमें ग्रो कर सकते हैं। 15 साल तक निवेश करते रहिए, हर साल इंश्योर करिए कि आप मिनिमम एटलीस्ट डिपॉजिट कर रहे हैं। और हाँ, अगर 1.5 लाख तक मैक्सिमम डाल सकते हैं PPF अकाउंट में, तो उसमें जरूर डालिए। और PPF बिल्कुल सिक्योर है, रिस्क एवर्स आप रहेंगे और ATC का बेनिफिट भी ले पाएंगे। और एक प्रोडक्ट है जिसमें अब धीरे धीरे लोग डेफिनेटली टैक्स सेविंग के पर्पस से भी पैसे डालते हैं और पूछते भी हैं कि यूलिप कैसा है, अलग अलग टाइप के यूलिप प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो यूलिप एक पॉपुलर, आपको लगता है, टैक्स सेविंग प्रोडक्ट है? एक्चुअली यूलिप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है और मैं कहूंगी कि हर एक के बस की नहीं है समझना कि आखिर यूलिप है क्या। तो जैसे नाम इसका बताता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, तो इसमें 2 होते हैं, एक तो इंश्योरेंस भी रहता है और आपकी जो है इन्वेस्टमेंट भी होती है डेट या इक्विटी में। अब आप इसको मिक्स को बदलते रह सकते हैं, कितना डेट में है कितना इक्विटी में है, बट थोड़ा सा अमाउंट हमेशा इंश्योरेंस की तरफ जाता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस है तो मैं कहूंगी कि
यूलिप आपके लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं है। आपको ये देखना होगा, समझना होगा कि कितना इसमें जो है आपको अश्योर्ड मिलने वाला है सम, अगर कुछ इवेंचुअलिटी हो जाती है। और जैसे कहा कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, आप चाहे अगर आप डेट इक्विटी में स्विच कर सकते हैं, बट आम आदमी कहाँ जो है इस प्रोडक्ट को इतनी बारीकी से समझ पाए कि कब स्विच करना है, कब नहीं करना है, ये समझना बहुत मुश्किल है। और टैक्स बेनिफिट भी तभी आपको मिलेगा अगर आप 5 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे। और वैसे भी इसके गेन्स जो है 10-15 साल तक ही आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में जो पैसा डाला था वो कहीं पहुंचा है। तो इसमें उतार चढ़ाव बहुत है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। और अगर आप गोल डिफाइन करिए कि किस लिए आपको यूलिप चाहिए, अगर बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए या घर खरीदना है या जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, पहले उनको डिफाइन करिए और फिर जो है यूलिप की तरफ जाइए और प्रोडक्ट को बहुत बारीकी से समझिए कि आखिर खाली टैक्स बेनिफिट को मत सोचिए, बट पूरा गोल देखिए क्या है और फिर देखिए कि आप संभाल सकते हैं या नहीं। एब्सोल्युटली। और कई एक्चुअली निवेशक और दर्शकों के माइंड में प्रीति यही होता है कि टैक्स बच जाए, वो एक मेन पर्पस दिमाग में बिठा लेते हैं। इनफैक्ट हमने ELSS, यूलिप और PPF की बात की। दर्शकों की समझ के लिए हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी उनके लिए रखा है। आपने सब दोनों की फायदे नुकसान बारीकियों के बारे में बात किया। और जैसा कि ELSS है, निवेश कर सकते हैं हम, उसमें लॉक इन 3 साल का है, और PPF है उसमें निवेश 15 साल का होता है। और यूलिप की अगर बात करें तो निवेश प्लस बीमा, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस का एक मिक्स है, जिसमें 5 साल के लिए आपको कंपलसरी लॉक इन निवेश करके रखना पड़ता है। अगर हम इसके बहुत थोड़े से बारीकियों में जाएं प्रीति, तो आप ELSS, PPF और यूलिप तीनों में से किसको बेहतर मानती है एज अ टैक्स सेविंग प्रोडक्ट? बिल्कुल। तो यूलिप में कहूंगी कि तभी जाइए अगर कोई स्पेसिफिक गोल है और आप प्रोडक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, तब यूलिप की तरफ जाइए। अब रहे ELSS और PPF, तो ELSS में थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है और PPF बिल्कुल सिक्योर है। तो मैं ये कहूंगी कि दोनों को साथ में लेकर के चलिए। अगर PPF करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, अश्योर्ड रिटर्न है, थोड़े से ब्याज दर भी बढ़ गए हैं और ये पैसा हमेशा काम आएगा। 15 साल बाद ये पूंजी जो है बढ़ जाएगी आपकी। और ELSS उसके लिए है अगर आप थोड़े से रिस्क के लिए तैयार हैं और इक्विटी मार्केट्स जो है 5 से 7 साल में 7-8 साल तक बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो है ELSS की तरफ भी ध्यान रखिए। बट अगर आपकी आयु 50 साल से ज्यादा है या इवन 45 से अगर आप ज्यादा हैं और आप रिटायरमेंट की तरफ देख रहे हैं अगले 10-12 सालों में, तो मैं कहूंगी कि PPF एक सिक्योर तरीका है अपना निवेश करने का और एक सम बनाए रखने का। और इनफैक्ट जो हम EEE कैटेगरी या EET कैटेगरी बोलते हैं, मतलब एग्जेम्प्ट टैक्स या एग्जेम्प्ट, उसमें तीनों प्रोडक्ट कहाँ फिट होते हैं अगर हम ELSS, PPF और यूलिप की बात करें तो? बिल्कुल। तो ELSS जो है पहले तो एग्जेम्प्ट रहता था, बट अब इस फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से अगर आपकी साल भर की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हैं, तो उन पर टैक्स भरना होगा। तो निवेश पे एग्जेम्पशन है, जो भी उसमें ग्रोथ होता है, डिविडेंड होता है, उस पर टैक्स नहीं है। बट जब भी सेल करेंगे तो अगर टोटल उस साल में 1 लाख से ज्यादा लॉन्ग टर्म गेन्स है तो उस पर टैक्स भरना होगा। हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म लॉस है तो उसका सेट ऑफ ले सकते हैं, बट नेट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख से ज्यादा है तो आप टैक्स भरेंगे ऑन इक्विटी एट द रेट ऑफ 10%, तो 10% का लगेगा। PPF जो है बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, शुरू से आज तक बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, EEE कैटेगरी, बिल्कुल EEE कैटेगरी में है। और यूलिप जो है उसमें भी यही था कि डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन था, तो जो भी प्रिडोमिनेंट है उसका रूल अप्लाई होता था, तो वो डेफिनेटली जो आपको प्रोसीड्स मिलेंगे वो टैक्सेबल रहेंगे। ओके, तो ELSS, PPF, यूलिप कहां पर निवेश करें जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेनिफिट, उसकी बारीकियां हमने समझी। एक टेबल भी आप सभी दर्शकों की समझ के लिए है कि कहां पर निवेश करने से कहां पर आपको टैक्स के मामले में फायदा होगा। और प्रीति ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि पॉपुलर प्रोडक्ट्स इस समय कौन से चल रहे हैं। एडवांस टैक्स की बारीकियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि एडवांस टैक्स कब भरें? देखिए, एडवांस टैक्स अगर आप
सैलरीड हैं फिर तो यूजुअली जो है ऑब्लिगेशन कम रहती है एडवांस टैक्स की, क्योंकि टीडीएस कट जाता है। बट अगर कोई भी और इनकम हो रही है, रेंटल है या कैपिटल गेन्स है जिस पे टीडीएस नहीं कटता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी बनती है। और सरकार ये कहती है कि जैसे जैसे आप कमाते हैं वैसे वैसे हमें टैक्स दीजिए। तो साल में 4 इंस्टॉलमेंट जाती हैं, एक जा चुकी है डेट 15 सितंबर और अगली जो आ रही है 15 दिसंबर है। इसमें आप टोटल इनकम एस्टिमेट कर लीजिए कि साल भर की कितनी है, और जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है उसमें टैक्स भरिए। अगर डिलेड होता है तो थोड़ा इंटरेस्ट पे करना होगा, बट ये हमेशा बेहतर रहता है जिस हिसाब से इंस्टॉलमेंट है, स्पेशली अगर आप बिजनेस चलाते हैं या आप कोई प्रोफेशनल हैं तो एडवांस टैक्स जरूर भरिए। और एडवांस टैक्स किसे नहीं भरना है? जैसे मैंने कहा सैलरीड हैं, अगर मोस्टली जो इनकम है वो सैलरी से है और उसके अलावा जो भी इनकम है उस पर टीडीएस मतलब और कोई इनकम सिग्निफिकेंट है नहीं, मान लीजिए खाली इंटरेस्ट इनकम है, वो भी 10,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होती है, तो आप एडवांस टैक्स से बच जाएंगे। बट अगर जैसे आप प्रिजम्पटिव बिजनेस अगर करते हैं, जैसे कुछ प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसेस हैं जो प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्स भरते हैं, उनको भी साल में एक ही इंस्टॉलमेंट देना होता है 15 मार्च को, वो सारा एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। बट बाकी सभी को जिनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है, मतलब टीडीएस हटा दीजिए, जितना टीडीएस ने कवर कर लिया उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर 10,000 रुपए से ज्यादा टैक्स बन रहा है तो आपको एडवांस टैक्स भरना होगा। एक और पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसके बारे में लगातार दर्शक हमसे पूछते रहते हैं प्रीति, वो है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, और कुछ बदलाव भी 1 अप्रैल से इसमें हुए हैं, तो कितना और आकर्षक बनी है ये स्कीम? देखिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि एनपीएस जैसा प्रोडक्ट है जो है वो लोग उसको अपनाएं, लोग एनपीएस के बारे में जाए। बिल्कुल। तो हम पेंशन सोसाइटी जो है नहीं है, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो पेंशन नहीं मिलने वाली है आपको, और आपको सोचना होगा कि जो आपके गोल्डन ईयर्स हैं उसमें आप कैसे अपना ध्यान रखने वाले हैं, कहाँ से इनकम होने वाली है। तो एनपीएस इस गैप को एड्रेस करता है। एनपीएस एक पेंशन स्कीम है जिसमें आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन भी आपको मिलता है, और अभी फिलहाल जो है ऑन विड्रॉल आपको टैक्स भरना होगा, नहीं तो आपको मेजॉरिटी जो सम है एटलीस्ट 80% उसको अगर आप एन्युटाइज कर देंगे, यानी कि एन्युटी में डाल देंगे, तब टैक्स नहीं है। बट एन्युटी क्या होती है? वो भी एक पेंशन की तरह होती है, हर महीने कुछ सम मिलता है और वो एन्युटी इनकम भी टैक्सेबल है। तो अभी थोड़ा मार्केट में इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट ये देखिए कि एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप शुरू करते हैं इसे 25 साल की उम्र पे, 30 साल की उम्र पे, तो आप देख रहे हैं कि आने वाले 20-25 सालों में इक्विटी कहां पहुंच सकती है। तो इसमें ग्रोथ का जो है बहुत पोटेंशियल है, आपका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ सकती है, बट टैक्स इंपैक्ट जो है रहेगा। तो बट मेरी ये आशा है कि सरकार जरूर इस पर गौर करेगी और इसको और भी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेगी। और कुछ बदलाव किए गए हैं इसके नियमों में, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए कि 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट आपको मिल सकती है बिल्कुल एटीसीसी-डी के तहत। बिल्कुल। तो एक तो जो भी आप निवेश करते हैं वो एटीसी में एलिजिबल है, बट अगर आपका एटीसी ऑलरेडी जो है कवर्ड है पीपीएफ, ईएलएसएस वगैरह से, ईपीएफ से, तो और आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन अगर एनपीएस में कर रहे हैं तो एटीसीसीडी 1B में अप टू 50,000 रुपीज आप क्लेम कर सकते हैं एनपीएस के लिए। अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के लिए तो एक और डिडक्शन है एटीसीसीडी 2 में, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और अभी जैसे बजट में पहले अलाउड नहीं था प्रीमेच्योर विड्रॉल, बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में उन्होंने डिफाइन किया है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है, फैमिली में कोई इशू है, इन पर्पसेस के लिए थोड़ा सा विड्रॉल अलाउड है और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सब नए रूल्स बनाए हैं, और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सरकार इसको और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेगी, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप शुरू कर लीजिए एनपीएस जितने भी अमाउंट से कर सकते हैं, और आने वाले समय में डेफिनेटली ये एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रीति, हमने कई प्रोडक्ट्स की बात की है टैक्स सेविंग पर्पस के लिए, तो अगर मैं एक परफेक्ट टैक्स सेविंग प्रोफाइल समझूं तो उसमें अब इन सब में से आपको क्या लगता है किन प्रोडक्ट्स का एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए?
देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप प्लान करिए कितनी टोटल इनकम रहने वाली है साल भर में, उसको एस्टिमेट कर लीजिए। फिर देखिए कि टैक्स कितना बनता है और स्टेप बाय स्टेप चलिए। अब इसमें देखिए 80, सबसे पहले 80C देखिए। अगर 80C आपका कवर्ड है ईपीएफ वगैरह से और आपके पास फंड्स नहीं हैं पीपीएफ की तरफ जाने के लिए या ईएलएसएस की तरफ जाने के लिए, तो मैं कहूंगी कि ईपीएफ से कवर करिए, जो भी आपके खर्चे हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है उनसे कवर करिए। बट साथ के साथ पीपीएफ या ईएलएसएस जरूर चूज करिए, उसको हाथ में लेकर के चलिए। और 80D जो है हेल्थ इंश्योरेंस, उसका फायदा उठाइए। तो ये कुछ डिडक्शंस हैं, प्लस और भी डिडक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इशू है, कोई डिपेंडेंट्स हैं जो जिन पे मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनके डिडक्शंस क्लेम करिए। बट बेसिक जो आपका इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग जिसे कहेंगे, मैं कहूंगी उसका जो उसकी नींव है वो डेफिनेटली होगी पीपीएफ और ईएलएसएस, और बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे दूर रहिए। ओके और कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं निवेशक टैक्स सेविंग के टाइम पर जिससे उन्हें दूर रहना चाहिए? देखिए बहुत सारे लोग ये करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे, जैसे शो के शुरुआत में आपने कहा कि लास्ट मोमेंट पर सोचते हैं कि अब टैक्स कैसे बचाया जाए। और कोई भी जो स्कीम हो, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इतने हेविली सेल किए जाते हैं कि आप बिल्कुल कन्विंस हो जाते हैं कि मुझे यही लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत सोच समझ कर लीजिए, हर साल प्रीमियम भरिए और लास्ट मोमेंट पे जो है इसका डिसीजन मत लीजिए। इसको पहले से प्लान करके रखिए और हर साल दर साल इसका प्रीमियम भरते रहिए। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो पीपीएफ वगैरह जो है लास्ट मोमेंट पे जाएंगी तो इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा। जैसे कि अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे करिए। कई लोग क्या करते हैं कि जनवरी फरवरी में जाकर के पीपीएफ में जमा करते हैं, तो ऑलरेडी 7-8 मंथ्स का जो है लॉस समय निकल गया होता है। एग्जैक्टली तो बहुत समय निकल जाता है। या ईएलएसएस में वेट करते हैं, लंप सम इन्वेस्ट कर देते हैं, बट सिप भी अलाउड है। तो अभी से प्लानिंग करिए, अगले 6 महीने का 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। एक सिप डाल दीजिए, जो है 30,000 रुपए आपके ईएलएसएस में चले जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं और बहुत सोच समझकर जो है अपनी टैक्स प्लानिंग करिए। जब आप रिटर्न भरते हैं तो पूरा ब्यौरा मिलता है कि हमारे फाइनेंसेस कहाँ जा रहे हैं, कितना टैक्स भर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी है इसको थोड़ा सा प्रीपोन कर लीजिए और एस्टिमेट करिए कि कितना टैक्स आउटगो है और कैसे बचाया जा सकता है। कोशिश हमने बहुत की है प्रीति की तमाम दर्शकों को बताया जाए कि टाइमली टैक्स प्लानिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। डिसिप्लिन जरूर रखिए वरना लास्ट मोमेंट गलती जरूर कर देंगे आप। चलिए कुछ कॉलर से भी जान लेते हैं कि वो टैक्स रिलेटेड अपने क्या सवाल पूछना चाहते हैं। वैसे पहले कॉलर हमारे साथ राहुल हैं। राहुल जी स्वागत है आपका हमारे शो में, कैसे हैं आप? धन्यवाद मैम, नमस्कार। सब ठीक, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरे को प्रॉपर्टी पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मैंने फेब 2016 में एक प्रॉपर्टी ली थी अराउंड 35 लाख एंड उसको मैंने अभी आफ्टर 30 मंथ्स सितंबर 2018 में सेल किया है और जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 39 लाख। तो और इसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले तो ये कि ये शॉर्ट टर्म गेन लगेगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिकॉज मैं जब इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था तो आई फाउंड कि फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर प्रॉपर्टी के लिए 24 मंथ इज द शॉर्ट टर्म और उसके ऊपर इज नाउ लॉन्ग टर्म। ओके। दूसरा उसमें एक क्वेश्चन ये था कि जो मैंने सेल किया है 39 लाख में, तो उसमें से जो बायर है उसका अराउंड 25 लाख फ्रॉम द बैंक जहाँ से उसने लोन लिया वहां से आया है और बाकी जो बचा है उसमें से जो अमाउंट है उसमें से अराउंड 1.7 लाख जो बायर है उसने ऑन माई बिहाफ he has paid to the builder as a transfer charge. Okay. तो उसका मेरे पास, क्योंकि वो डायरेक्टली बायर के अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, उसने चेक दिया है। तो मेरे को ये पूछना था कि इज इट ओके इफ आई वो जो 1.7 लाख रुपीज है उसको आई शो एज ए एक्सपेंस? ओके ठीक है। प्रीति देखिए ये जो पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, इन्होंने बताया कि 30 महीने इन्होंने प्रॉपर्टी होल्ड करी है, तो बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है।
2017 के बजट में ये चेंज लाया गया था। तो जो भी प्रॉपर्टी है उसको अगर आप 2 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं और फिर सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म गेन होगा। टैक्स जो है खाली 20% पर लगेगा ऑन कैपिटल गेन्स, और कॉस्ट भी इंडेक्स किया जाएगा और कैपिटल गेन्स को बचा भी सकते हैं। तो ये तो रही बात इनके लॉन्ग टर्म एसेट की। अब रही बात की जो बायर के एक्सपेंसेस है, जो 1.7 लाख या कुछ ये बता रहे हैं, जो बायर ने ट्रांसफर चार्जेस पे करे हैं, तो वो तो बायर ने खर्चे किए हैं और इसके लिए सेलर एलिजिबल नहीं है। ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्डर को पेमेंट करे और ट्रांसफर कराए प्रॉपर्टी, तो इसके लिए ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल ईमेल से हमारे पास आया है ऋतु शर्मा जी का। 1981-82 में मां ने 5,000 रुपए में जमीन खरीदी थी इनकी, और जुलाई 2018 में 25 लाख में जमीन को बेच दिया। अब होम लोन के 16 लाख रुपए उन्हीं पैसों से इन्होंने चुकाए। घर 2015 में खरीदा था, इसलिए टैक्स छूट नहीं मिली। अब मां सीनियर सिटीजन है, आय का दूसरा कोई जरिया नहीं है, तो ये जानना चाहती हैं कि बचे हुए रकम को कैसे सुरक्षित रखें। बिल्कुल, पहले तो अपने कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कर लीजिए, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म है, और कॉस्ट को इंडेक्स कर लीजिए, यानी कि आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चाहिए, और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लीजिए, सेल प्राइस में से उसको घटा लीजिए, और जो नेट अमाउंट मिलेगा वो कैपिटल गेन्स है। अब इस पे टैक्स कैसे बचाया जाए? तो जैसे आपने कहा, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, 2015 की एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और इस टाइम फ्रेम में नहीं है तो वो प्रॉपर्टी पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट आप कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें लॉक इन जो है 5 साल का है, और 5.75% के लगभग इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है, बट जैसे कि आपने बताया कि आपकी मदर जो है वो सीनियर सिटीजन है, तो 3 लाख उनकी एग्जेम्पशन लिमिट है, तो उसमें थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, बट 5 साल तक जो है अमाउंट लॉक्ड इन रहेगा। ओके, तो ऋतु, होपफुली आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है। इसी के साथ शो को एंड करने का समय आ गया है। प्रीति, थैंक यू सो मच दर्शकों को समय पर टैक्स प्लानिंग करने के तरीके बताने के लिए। होपफुली हमारे जो दर्शक है इससे कुछ सीखेंगे ज़रूर और समय पर टैक्स प्लानिंग ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो मनी गुरु के आज के टैक्स स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ बस इतना ही।